राजधानी भोपाल में कोरोना कहर और कर्फ्यू के बीच जहां आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, वहीं कोरोना मरीजों के साथ थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड की जरूरत एक मुश्किल मरहला बन गया। थैलेसीमिया के बच्चों की ब्लड की जरूरत को देखते हुए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया ताकि 47 बच्चों की ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। शुएब अली जो अस्पताल में एक मरीज का हाल जानने के लिए गए थे, जब उन्हें मालूम हुआ कि थैलेसीमिया के बच्चों के ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और उनके खून से बच्चों की जान बचाई जा सकती है, तो शुएब अली ने यह फौरन रोजा तोड़ा, फिर खून का अतिया किया ताकि किसी बच्चे की जान बचाई जा सके। आज मैंने मेरे नाम के व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया है, तो आप भी आगे आए, ब्लड दीजिए, आइए आप भी अच्छा लगा। मैं ब्लड डोनेशन के कैंप में आया हूँ। जिस हिसाब से इंडिया की कंडीशन है, कोविड के बाद ब्लड डोनेट करना इम्पॉसिबल हो गया है, तो मेरी राय ये है कि जिनको कोविड नहीं हुआ है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी है, वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आके ब्लड डोनेट करें। राजधानी भोपाल में कोरोना कहर के बीच रेलवे ने बड़ी पहल करते हुए कोरोना मरीजों को बड़ी राहत दी है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 22 कोच में शुरू किए गए आइसोलेशन कोच में बैक वक्त 292 मरीजों का इलाज हो सकेगा। आइसोलेशन कोच को तमाम तिब्बी सहूलियात से आरास्ता किया गया है ताकि यहां आने वाले कोरोना मरीजों से इलाज से लेकर खाने पीने की तमाम सहूलियात मुहैया की जा सकें। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग और भोपाल कलेक्टर कुछ इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आज रेलवे का हमारा कोविड का आइसोलेशन सेंटर शुरू हुआ है, जिसमें रेलवे के कोचेज में आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। प्रत्येक कोच को एक वार्ड का दर्जा दिया गया है, जिसमें 18 पेशेंट भर्ती होंगे। हर कोच में हमारे सभी मेडिकल बैकअप की व्यवस्था की गई है, दवाइयां हैं, जो आवश्यक और प्राथमिक उपचार के जो भी इक्विपमेंट है मेडिकल, वो भी उपलब्ध कराए गए हैं। ये भोपाल स्टेशन पे रेलवेज़ के माध्यम से 292 रफली 300 बेड्स की व्यवस्था आइसोलेशन वार्ड के रूप में, कोविड केयर सेंटर के रूप में की गई है। यहाँ हर कोच में एक डॉक्टर और 2 नर्सेस की टीम लगाई गई है। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें कि आइसोलेट होने की आवश्यकता है, सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को यहाँ आइसोलेट वार्ड में कोविड केयर सेंटर में रखा जा सकेगा। पुणे की रहने वाली एक बेटी ने अपनी मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनकी आखिरी रसूमात मुस्लिम रस्म रिवाज के मुताबिक अंजाम दी। मरने से पहले इंदिरानगर की रहने वाली छगनबाई किशन ओहाल ने अपनी बेटी लक्ष्मी से कहा था कि अगर उनकी मौत रमजान के मुबारक महीने में हो जाए तो उसे जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाए। बेटी ने ऐसा ही किया और 72 साला छगनबाई को यरवड़ा के जय जवान नगर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लक्ष्मी ने बताया कि उनकी मां को गठिया की बीमारी थी और इलाज घर पर ही चल रहा था। तहाँ मंगल के रोज उनकी तकलीफ बहुत बढ़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां जांच में मालूम हुआ कि वो कोरोना पॉजिटिव है। अब कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका आखिरी रसूम अदा किया जाना था, मगर बेटी की जिद और मां की आखिरी ख्वाहिश के आगे अस्पताल इंतजामिया भी मजबूर हो गया। बेटी से एनओसी लिखवाया गया और मुस्लिम मंच के सदर अंजुम इनामदार समेत मुस्लिम तबके के कुछ लोगों की मदद से छगनबाई को सुपुर्द खाक किया गया। एक तरफ कोरोना वबा की दूसरी लहर लोगों पर कहर बनकर टूट रही, वहीं इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफे ने मेडिकल सिस्टम की भी कमर तोड़कर रख दी है। हालत यह कि अब ज्यादातर अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने की जगह भी नहीं बची है। यही हाल मेरठ का भी है, जहां सरकार से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक में मरीजों के लिए बेड भी दस्तयाब नहीं है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इजाफी बोझ को देखते हुए इमरजेंसी भी कोविड वार्ड बनाने की नौबत आ गई। इन्फेक्शन के ऐसे मरीजों को तादाद ज्यादा है जिनको इमरजेंसी में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। मजबूरी में एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तीमारदार इलाज और ऑक्सीजन के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। कैसे बोल देंगे, कैसे कह सकते हैं कि हाँ जब अब कहीं और पूरे मेरठ में कहीं पे ऑक्सीजन कोई बंदा नहीं रहा पेशेंट, अगर होगी भी तो वो 7 वाला है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे पहले से भर्ती थे आपका कोई? सर 15 दिन हो गए, 13 तारीख को एडमिट किया है, आज 15 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पे। कितनी देर पहले आपके पास कॉल आई है? सर मेरे पास 15 आधा घंटा पहले फोन आया है
कि ऐसे ऐसे बात है, ऑक्सीजन आप देख लो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, 15 मिनट है आपके पास, आप देख लोगे कहीं और शिफ्ट करा रहे हो तो मैं लेके जा रहा था, रास्ते में बैग पड़ गया जी। तो मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि गैस भी और बेड भी है जी। जब मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने बोल दिया कि ना गैस है ना बेड है। रास्ते में आते हुए आनंद हॉस्पिटल गया, आनंद हॉस्पिटल में इमरजेंसी में गार्ड्स ने भगा दिया। नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। जो मेडिकल में जो है सब जगह का लोड आ रहा है, इमरजेंसी का लोड भी हमारे मेडिकल में आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो हमारी इमरजेंसी में केवल 55 बेड हैं, उसके सापेक्ष हम लोग 70-80 पेशेंट डील रहे हैं। उसमें कुछ मरीजों को हमें स्ट्रेचर पर रखना पड़ जाता, कुछ उसके लिए जो अगर और हॉस्पिटल या जिला अस्पताल भी थोड़ी बहुत इमरजेंसी डील करने लगे तो हमारे पास ये लोड कम हो सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से तालाबंदी की गई है, ताहम अब हुकूमत ने एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए सफर के दौरान ई पास का होना लाजमी करार दिया है। अमरावती के एडिशनल एसपी ने अवाम से अपील की है कि सिर्फ जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें और ई पास जरूर बना लें। पास आवश्यक असलेल्या व्यक्तीने आपलं आधार कार्ड, त्याचबरोबर जी आपली कोविडची टेस्ट आहे तिचे कागदपत्र जोडणे आवश्यक आहे आणि ज्यावेळेस हे सगळे डॉक्युमेंट जोडले जातील त्यांना ऑनलाईन पास वितरित केली जाईल। तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी असंही आव्हान आहे की त्यांना जर ही ई पास भरण्यामध्ये काही अडचण असेल तर त्यांनी आपल्या पोलीस स्टेशनला जाऊन मदत मागितली तर त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांची ई पास अपलोड करून दिली जाणार, परंतु ती बाय हँड कोणाला मिळणार नाही, ई पासच असणार आहे। फक्त पोलीस स्टेशन त्या पास धारकाला मदत म्हणून हा फॉर्म अपलोड करण्यास पोलीस स्टेशन मदत करणार आहे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज अमरावती की वजीर राब्ता यशोमती ठाकुर ने आला अफसरान के साथ हंगामी मीटिंग की और मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज देने और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराने पर जोर दिया। साथ ही यशोमती ठाकुर ने आवाम से इस हफ्ते में लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की। मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ते हुए परमवीर चक्र हासिल करने वाले शहीद अब्दुल हमीद के बेटे अली हसन भी कोरोना की वजह से इस दारे फानी से कूच कर गए। वो 65 साल के थे। जब उनको सांस लेने में तकलीफ हुई तो उनके रिश्तेदार ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे और बिलाखिर ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मौत हो गई। जो वो LLR हॉस्पिटल जो हैलट है कानपुर में, उसमें लेके गए और वहाँ उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो शुरू में तो उन्होंने सारे साधन वगैरह मुहैया करा दिए, तो काफ़ी रिलीफ हुआ उनको। लेकिन 22 तारीख को उनको काफ़ी दिक्कत हुई और 3 बजे उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और उनके बेटे जो है वो काफ़ी गिड़गिड़ाते रहे कि हम ये जो है हमारे पिताजी जो शहीद वीर अब्दुल हमीद के जो है बेटे हैं और उनको किसी तरीके से इस लिहाज से हमें साधन मुहैया करा दीजिए कि वो ऑक्सीजन मिल जाए और उनको सही ट्रीटमेंट दिला दीजिए। लेकिन वहाँ की लापरवाही और ऑक्सीजन न होने की वजह से उनकी 3 बजे रात में मौत हो गई। वीर अब्दुल हमीद साहब हों, उनकी जब फिक्र नहीं की गई, उनकी बेवा की फिक्र नहीं की गई, आज उनके बेटे के साथ ये हादसा हुआ है, उनकी भी जिंदगी चली गई। खानदान वाले रो रहे हैं, परेशान हैं। इस पूरा टोटल फेलोर है इस गवर्नमेंट का, जिसने इंसानी जिंदगियों को कभी अहमियत नहीं दी। अब जब सर पर पड़ी है तो चीख पुकार मची है, चारों तरफ चिल्लाहट, चारों तरफ चीख पुकार है। मंजर देखे नहीं जा रहे हैं, न कब्रिस्तानों के मंजर देखने की हिम्मत पड़ रही है, न शमशान घाटों की मनाजिर देखने की हिम्मत पड़ रही है। हैलट हॉस्पिटल जो है कानपुर शहर का एक बड़ा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में शहर के आसपास के तमाम इलाकों से लोग आते हैं। वहां की स्थिति बहुत खराब है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनका इंतकाल हुआ। जब उनका इंतकाल हो गया तो लोगों में एक मैसेज गया कि बताइए कि वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे करे थे, उनके बेटे का इंतकाल हुआ जो है इसकी कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। तो ये हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है।
दिल्ली में कोरोना के कहर की वजह से लॉकडाउन है और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को भी 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन दरगाह में इफ्तार और रोजा खुलवाने की रिवायत आज भी जारी है। दरगाह में रोजाना हजारों इफ्तार पैकेट बनाए जा रहे हैं। साथ ही कुछ बिरयानी के पैकेट भी रोजेदारों तक पहुंचाए जा रहे हैं। दरगाह के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ निजामी ने बताया कि दरगाह की रिवायत पूरे रमजान में जारी रहेगी। हमारे यहाँ जो इफ्तारी होती है रोजाना हो रही है, लॉकडाउन में भी यहाँ डब्बे बनते हैं इफ्तारी के रोज़ाना, और रोज़ाना कई हज़ार डब्बे बनते हैं और यहाँ बिरयानी के पैकेट बनते हैं डब्बे। वो यहाँ पे जो रोज़दार है हज़रत निज़ामुद्दीन एरिया में और भी जगह जाते हैं यहाँ से, और इफ्तारी के डब्बे रोज़दारों तक पहुँच रहे हैं यहाँ से लॉकडाउन की वजह से, और खाना भी पहुँच रहा है, बिरयानी पैकेट पहुँच रहे हैं डब्बे बन के इफ्तारी के और बिरयानी के घर घर में पहुँचते हैं। हमारे जो आदमी यहाँ लगा हुआ स्टाफ वो पूरे घरों में पहुँचा रहा है, पूरे दूर तक पहुँच रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरे रमजान ऐसे ही चलता रहेगा। हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने खास पहल की शुरुआत की है। आईटीसी की जानिब से पेश करदा स्वाभिमान भारत अगले कुछ महीनों में इस मुहिम के जरिए हम आपके लिए मुल्क भर से कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो हमें बताती हैं कि एक कौम की शक्ल में हमारे अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। यह किसान नेटवर्क की कहानी है जो एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन स्टार्टअप है। यह दरमियानी अफराद को खत्म करके किसानों को खुद मुख्तार बनाता है। आदित्य अग्रवाल प्रिंसटन में स्नातक के छात्र थे जब उन्हें एग्रीटेक स्टार्टअप बनाने का आइडिया आया। किसान नेटवर्क किसानों को अपनी उपज सीधे तौर पर खरीदारों को बेचने में मदद करता है। सभी उत्पाद सीधे किसानों से खरीदे जाते हैं बिना किसी बिचौलियों के। भारत में 6000 गांवों में 55,000 से ज्यादा किसान हैं। They get to sell right at their farm, so they don't have to get involved in logistics. And then the most important thing is that we make them feel like a businessman, right? So we have done that for the last 4-5 years now, and we now have a presence in more than 7,000 villages in different districts and states all over the country, and as a result of which farmers earn at least 10% more than what they would in prevalent markets. And these are farmers from across the countries in different villages and different districts in India. किसान नेटवर्क एक मिशन पर है जिसके तहत छोटे किसानों को उनके फसल बेचने में मदद करते हैं। ये उन्हें बाजार की कीमतें, फसल गुणवत्ता रिपोर्ट्स की ज्यादा जानकारी और परिवहन दरें जैसी जानकारी पहुंचाने में मदद करता है। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर किसान नेटवर्क भारत के किसानों को सशक्त कर रहा है। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पाबंदियों ने आम जिंदगी मुतासिर कर दी है। वबा की रोकथाम, लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू ने हजारों जिंदगियों को भूखे रहने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में भूखे और बेसहारा लोगों की बेलौस खिदमत अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इन्हीं में हैदराबाद किले गोलकुंडा के रहने वाले नौजवान सैफ खान भी शामिल हैं। सैफ खान अपने खर्च से रोजाना रात में सड़क किनारे जिंदगी गुजारने वाले लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं। सैफ खान अपने छोटे भाई के साथ रात 11 बजे से टोली चौकी, नल नगर, मेहदीपट्टनम और दीगर इलाकों में सड़क के किनारे रहने वालों को खाना और दीगर अशिया तकसीम कर रहे हैं। सैफ खान रमजान की मुनासबत से पेट्रोल पंप पर काम करने वालों और एटीएम सेंटर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी सहर का इंतजाम करते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये काम करने का मौका दिया है। जब से हमारे शहर में नाइट कर्फ्यू नाफिज हुआ है तब से लेकर आज तक हम फुटपाथ पर सोने वाले मुस्तहिक लोगों तक रोटी पहुंचा रहे हैं, और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इस काबिल रखे। जब तक नाइट कर्फ्यू चलेगा तब तक हम इन फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की मदद करेंगे, और मैं और अपने छोटे भाई को लेकर इन मुस्तहिक लोगों तक रोटी पहुंचाता हूं। और मैं मेरे नौजवान साथियों से भी ये अपील करता हूं कि आप शहर में जहां कहीं भी रहते हो अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, बजाय आप फिजूल खर्ची करने के इन फुटपाथ पर रहने वाले गरीब मुस्तहिक लोगों की मदद करें। मैं गोलकुंडा किले से रहने वाला हूं। मैं टोली चौकी, रेती बोली, यहाँ पर जितने भी आसपास के इलाके में फुटपाथ पर जो गरीब सोते हैं उन लोगों तक रोटी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदूनी की शाही जामा मस्जिद में मकामी और गैर मकामी अफराद के लिए सहर का इंतजाम किया जा रहा है। लेक्चरार पटेल रशीद अहमद और उनके साथियों की जानिब से किया जा रहा है। पटेल रशीद ने बताया कि पिछले 5 सालों से मकामी और गैर मकामी लोगों के लिए सहर का इंतजाम किया जाता है। नाइट कर्फ्यू के दौरान रोजा रखने वालों के लिए सहूलत हो रही है। सहरी का इंतजाम किया जा रहा है। जो भी लोग
दूसरे गांव से आधुनिक आए हैं या बिजनेस के तौर पर या स्टूडेंट्स या कोई भी काम से आधुनिक आए हैं, और आधुनिक शहर के मुस्लिम भाइयों को भी जिनको भी शहरी का इंतज़ाम नहीं है, शहरी करने की सहूलत नहीं है, उन सब लोगों के वास्ते आधुनिक शाही जामा मस्जिद में शहरी का इंतज़ाम किया गया है। रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेजिटेरियन आइटम्स बनाए जा रहे हैं, चपाती, करीस, वाइट राइस, दाल, रसम, चटनी और फुगे, दही, चाय, मीठा, सब मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाएँ पकाए जा रही हैं। हम शुरू से मैं इधर ही हूँ। सो अभी इधर मैं बाहर पूछा तो शहरी के इंतज़ाम के लिए कुछ होटल रहता क्या तो बाहर मिल सकता क्या? ओके, तो मैंने सोचा फ्रूट का इंतज़ाम कर लेंगे बोल के, तो जामिया मस्जिद में इंतज़ाम कर दिए रहते, उधर जाके एक बार तुम सुना दो बोल के। तो मैं आया इधर आके भी। विजयवाड़ा में मौलाना मुफ्ती अब्दुल हलीम का मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता थे। मौलाना के जज्दे खाकी को तदफीन के लिए आबाई रियासत बिहार मुंतकिल किया गया। मौलाना के इंतकाल पर मुतवल्ली कोंडापल्ली दरगाह अल्ताफ रजा ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुफ्ती साहब के इंतकाल को मिल्लत इस्लामिया का बड़ा नुकसान करार दिया। वहीं जिला करनूल के कदीम शहर दूडी में फलाही तंजीम मेराज की जानिब से मसाजिद में मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। तंजीम के खाजिन सौदागर जुनैद ने कहा कि जिला करनूल में कोरोना वायरस के बढ़ते केस की वजह से आवाम परेशान है। मस्जिद मेराज में कोरोना से महफूज रहने के लिए मास्क तकसीम किए गए और साथ ही मास्क के अहमियत, समाजी दूरी और हाथों की सफाई पर से वाकिफ कराया गया। इस मौके पर टीम मेराज ने आवाम से कोरोना की सूरत हाल से मजीद बिगाड़ने से रोकने के लिए अपने अपने तौर पर शऊर बेदारी मुहिम चलाने की अपील की। आजकल कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने की वजह से मास्क लगाना बेहतर ज़रूरी है। आज तमाम मुसलमानों से गुजारिश किया जाती है आप जिन्हें मास्क लगाना शुरू और आपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। दिल्ली में आईटीओ के करीब यमुना किनारे हजारों लोग मुश्किल हालात में गुजर बसर कर रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से इनके पास खाने पीने की अशिया नहीं है। बड़ों का रोजगार बंद है, बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। इस मुश्किल हालात में पुरानी दिल्ली के रहने वाली नेहा भारती अपने एनजीओ राह के जरिए इन लोगों की मदद कर रही हैं। इस वक्त मैं आईटीओ के पास मौजूद हूं। यमुना का किनारा यहां से जस्ट कुछ ही दूरी पर है, मगर आपको बता दूं कि यहाँ पर रहने वाली जो आबादी है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की सुविधाओं से काफ़ी दूर है, क्योंकि प्रशासन की यहाँ पे सुविधाएं पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ पर इनकी सुध-बुध लेने वाला कोई भी नहीं। आप देख सकते हैं कि राह फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर राशन पानी वितरित किया जा रहा है, खाने की सामग्री वितरित की जा रही है, जो कि इन लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है, जो सुविधाएं हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसे में ये जो सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी राहत पहुँचा रही है। राह फाउंडेशन की तरफ से ये काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं देश भर में तमाम ऐसे लोग आगे बढ़कर सामने आ रहे हैं और लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। बड़े बड़े नेता, अभिनेता कहीं ना कहीं इस कोरोना की जंग में कम दिखाई पड़ रहे हैं, मगर आम जनता जनार्दन में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारी से ये कदम उठाने का फैसला किया है और वो लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे, नेहा भारती हमारे साथ है जो कि इस फाउंडेशन को चला रही हैं और लोगों को हेल्प भी कर रही हैं। नेहा जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे ही आप यहाँ आई, इन काफ़ी लोगों में एक उम्मीद की किरण जग गई कि नेहा जी आई हैं, कुछ लाई हैं हमारे लिए, बाकी तो यहाँ कोई आता नहीं है, कोरोना का टाइम है। क्या कहना चाहेंगी, ये मदद सबको करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। एक्चुअली जब मैं पहली बार आई, मैंने यहाँ की हालात देखी तो बहुत ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे पास कार तो है नहीं, मेरे दोस्त के पास कार है, तो हम स्कूटी लेकर आते हैं। स्कूटी में 2 3 4 जितनी भी आती हैं वो लेकर आते हैं, यहाँ पर देकर आते हैं। एक तो रास्ता यहाँ का कोई नहीं है, यहाँ पे कार लाने की कोई सुविधा नहीं है, ऊपर खड़ी करके आनी पड़ती है हाईवे पे। तो जब लोगों को यहाँ पर देखा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है और इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे भी डाला था, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। यहाँ पर आकर जब भी मैं आती हूँ, यहाँ से नीचे उतरती हूँ तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई देने आया है। अगर ऐसे ही लोग अक्सर यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवाएं तो उनको ज़रूरत ही ना पड़े एक चीज़ पर ऐसे एकदम आने की, नहीं हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए।
तो उसी को देखते हुए हम काम कर रहे हैं और आगे बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। अगर कुछ अच्छा होता रहा यहाँ पर, दिल्ली के हालात बदले, कुछ अच्छा हुआ, कोविड-19 खत्म हुआ, तो हमसे जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे। यहाँ पे जितना हो सकेगा उतना करेंगे। और जन समर्थन भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि काफी लोग खुश भी हैं। आप लोगों को राशन नहीं मिल पाता, लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में मैडम राशन पहुँचा रही हैं, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम दुआ भी देंगे इनके लिए कि इनको अल्लाह पाक और आगे बढ़ाए। हम मुसलमान मोमदन हैं सारे यहाँ पर और हिंदू कास्ट भी है बहुत सारे, तो हमें सभी को मिलके शुक्र अदा करना चाहिए इनका, जो हमारी मदद कर रहा है उनको अल्लाह मदद करे उनकी। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि शासन प्रशासन की तरफ से भी मदद पहुंचनी चाहिए? जब एक आम आदमी इंडिविजुअली इतनी मदद कर सकता है तो प्रशासन की नज़र यहाँ पहुँचे तो उनकी तरफ से काफ़ी मदद मिल सकती है। हाँ, आगे से भी सोच रहे कि हमें आगे से भी राशन पानी मिले। हम लोग यहाँ हमारे बहुत सरकार गरीब है जो आदमी हमारे यहाँ से हैं वोट लेते हैं, उनको भी हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन उनको कोई सोच ही नहीं है, उनको कोई खबर ही नहीं है कि हम वोट देने में आगे हैं, लेकिन वो हमें पहचानने में बिल्कुल भूल गए हैं, सारी कहानी खत्म कर दी है। बिल्कुल। लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है अगले हफ्ते यानी 3 मई तक। ऐसे में इनको राशन कहाँ मिलेगा? राशन नेहा भारती ने तो पहुंचा दिया, मगर ये राशन कुछ दिन तक इनका पेट भर पाएगा, उसके बाद आगे क्या भगवान जाने। फिलहाल उम्मीद यही है कि कोई ना कोई भगवान का बंदा यहाँ ज़रूर आएगा और इनके लिए राशन सामग्री जरूर पहुँचाएगा। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।